कैसे हैं आप सब? आई होप भाई सब बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इंटरफेरेंस में यूज करेंगे, पीवाईक्यू हम उनसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस सीरीज में जैसे तू जानता है हर चैप्टर के मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनको बहुत अच्छे से सीखना है। आज की वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, टर्निंग पॉइंट है इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस को करने का, तो इनको बहुत अच्छे से सुनेगा तो तुझे आगे हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। ध्यान से सुन, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ के आया भाई? तो पढ़ के आया है कि दो सोर्स थे, एक S1 था और एक क्या था, S2 था। फिर मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई यहां पर अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इस सोर्स से निकलने वाली वेव है ना भाई, और भाई इस वाले सोर्स से निकलने वाली वेव है ना, ये इस तरह से सामने जाकर मिल रही होंगी। तो ये जो अंतर है इसको बोलता था मैं क्या, पाथ डिफरेंस। याद है पाथ डिफरेंस? तो भैया ये जो पाथ डिफरेंस था ये क्या डिसाइड करवाता था कि सामने कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो भाई याद कर ले जिसको अगर नहीं पता कि x इक्वल्स टू अगर n लैम्डा आ रहा है, यानी कि ये जो पाथ डिफरेंस है किसका, इससे निकलने वाली वेव और इससे निकलने वाली वेव का, कहां जाने के लिए, इस पॉइंट पर जाने के लिए, ये डिसाइड करवा रहा था कि कंस्ट्रक्टिव बनेगा कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा। अरे भैया इसका फॉर्मूला याद कर ले। क्या याद कर ले फॉर्मूला? x इक्वल्स टू क्या होता है, अरे n लैम्डा होता है, इसको याद कर ले। ठीक है भाई, ये कंस्ट्रक्टिव बनाने का था। और अगर ये पाथ डिफरेंस कितना आ जाए, याद कर 2n-1 लैम्डा बाई 2 आ जाए, तो सामने क्या बन रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। समझ रहा है, अंधेरा बन रहा होगा सामने अगर x की वैल्यू क्या आ जाए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 आ जाए। समझ रहा है बात को? तो यहां पर क्या बन रहा होगा, सामने स्क्रीन पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा। ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव का हो गया। अब भाई मैंने तुझे एक बात बताई थी, एक वेव टोटल कितने एंगल की होती है, 2 पाई की होती है ना। एक वेव कितना एंगल की होती है भैया, 2 पाई की होती है। और भैया ये 2 पाई की होती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, तो लैम्डा इसकी लंबाई होती है। तो मैंने बोला एक यूनिट में कितना एंगल बना, लेंथ पर यूनिट लेंथ में कितना एंगल बना, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इस वेव का एक यूनिट में इतना एंगल बना, एक यूनिट लंबाई चलने पर इतना एंगल बना, है ना। लैम्डा लंबाई में कितना एंगल था, 2 पाई, तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें। तो x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एंगल कितने डिस्टेंस का हो जाएगा, x डिस्टेंस का। तो फॉर्मूला हमारे पास आया था एंगल का, ये रिलेशन मैंने बताई थी, इसको याद कर ले। अगर भाई तुझे पाथ डिफरेंस दिया हो और तुझे फेज डिफरेंस निकालना हो तो भैया ये फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x। पिछली वीडियो में मैं इस बात को बता चुका हूं। चल भाई अब ध्यान से सुन, जब कंस्ट्रक्टिव होगा, जब सामने कंस्ट्रक्टिव होगा तो पाथ डिफरेंस की टर्म में तो हमने पढ़ लिया कि x इक्वल्स टू n लैम्डा होगा। अब फेज डिफरेंस की टर्म में याद कर ले 2n पाई। सामने कंस्ट्रक्टिव कौन से एंगल पर बन रहा होगा, 2n पाई पर बन रहा होगा। ऐसे ही भाई कौन से एंगल पर डिस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, तो ये वो एंगल है, ये वो एंगल है, यानी कि 2n-1 पाई। इनको याद करके चल, तेरे लिए ये काम की चीजें हैं, तो तुझे ये याद रखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। अच्छा अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन का सेंटर है और इससे इसकी दूरी, कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन से किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव और सेंटर ऑफ द स्क्रीन से किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव, ये हमें बनाना है। तो भाई याद कर ले, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से y इक्वल्स टू अगर n d लैम्डा बाई d आ रहा है तो सामने कंस्ट्रक्टिव है ना, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से किस पॉइंट पर क्या बन रहा होगा ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला है y इक्वल्स टू n d लैम्डा बाई d। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। इसमें बता दूं d क्या है, तो d है स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप, कैपिटल D तो ये है। दोनों स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, वो स्मॉल d है। समझ रहा है बात को मेरी? और भैया n क्या है यहाँ पर, n है कि कौन से नंबर का फ्रिंज बना है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हें फ्रिंजेस बोलते हैं जो सामने बनते हैं, बैंड बनते हैं ना, पहले ब्राइट बैंड बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, इस तरह से पैटर्न रहता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसका ऑर्डर कौन सा रहेगा, तो वो n है ना, जैसे पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, उसे n बोलते हैं। स्मॉल d दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है। अच्छा अब सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्ट्रक्टिव कहां बन रहा होगा, ये आपको इस फॉर्मूले से पता लगेगा, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। ये दो फॉर्मूले भाई हमें याद रखने हैं, जो कि तेरा कंस्ट्रक्टिव को लेके हो गया और दूसरा डिस्ट्रक्टिव को लेके। डिटेल में मैंने इसको पीछे पढ़ाया हुआ है। चलो अब मैं आगे लेके चलता हूं भाई तुम्हें। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, अब मैं कुछ नई बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। अब देखो हमने इंटेंसिटी का, जो सामने इंटेंसिटी आती थी उसका भी तो फॉर्मूला पढ़ा था ना। क्या फॉर्मूला पढ़ा था उसका हमने, I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। किसका फॉर्मूला पढ़ा था भैया, इंटेंसिटी का। जो कहां बन रही थी भैया, जो सामने बन रही थी, उसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था। लेकिन ये कब था, जब यहाँ इंटेंसिटी क्या थी, पहले की I0 और दूसरे की भी क्या थी, I0। तो जो सामने मिली इंटेंसिटी वो आपका I थी। समझिए बात को। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको इंटेंसिटी यहां पर सेम नहीं दी, ठीक है, पहले सोर्स की I1 दे दी और दूसरे सोर्स की क्या दे दी आपको, I2 दे दी, अलग अलग दे दी। अब क्या करें? अच्छा एक बात और क्लियर कर लो, ये कोई वेव है ना, ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड। ये क्या कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड। तो भैया जब इंटेंसिटी की और एम्पलीट्यूड की रिलेशन की बात करूं तो ये रिलेशन याद कर लो आप।
जनरल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, I इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। काय का जनरल फॉर्मूला है? I का, I इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। क्या कि भाई अगर मैं पहले वाले की बात करूं, इस वाले की इंटेंसिटी I1, तो भैया इसका एम्पलीट्यूड क्या? A1। दूसरे वाले की बात करूं तो इंटेंसिटी क्या? I2, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या? A2। है कि नहीं? इतनी बात तुझे समझ में आई? बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इंटेंसिटी पहले वाले की लिखूं तो क्या ऐसे लिख लूं? I1 इक्वल्स टू के A1 स्क्वायर पहले वाले की, और दूसरे वाले की लिखूं तो क्या लिख लूंगा? तो तू बोलेगा I2 इक्वल्स टू के A2 स्क्वायर। है कि नहीं भाई? ऐसा लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, के से के कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला बना लिया मैंने, ये रहा I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये रहा, देख देख यहां देख, ये बन गया था I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना? पहले की इंटेंसिटी और दूसरे की इंटेंसिटी, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया भाई। चल तुझे आगे लेके चलता हूं, थोड़ी सी बात और बताता हूं, ठीक है भाई? ध्यान से सुनो, देख अब ध्यान से सुन। अगर ये इंटेंसिटी पहले की है और ये दूसरे की है, और दोनों इंटेंसिटी भाई अलग अलग हैं, दोनों इंटेंसिटी कैसी हैं? अलग अलग हैं। उस समय पर जो तेरा इंटेंसिटी सामने बनेगी वो मैक्सिमम कैसे निकाली जाएगी? आप कहोगे सर उसके लिए तो ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी का 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन जब इंटेंसिटी पहले की और दूसरे की कैसी थी भाई? सेम थी। लेकिन यहाँ इंटेंसिटी कैसी बता रहा हूँ मैंने कहा भाई यहाँ तो इंटेंसिटी कैसी है? यहाँ इंटेंसिटी सेम नहीं है। उस समय पर सामने मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये तो भाई कैंसिल हो गया, नया फॉर्मूला आ गया आई मैक्स का। क्या आ गया? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 पहले का एम्पलीट्यूड है और A2 किसका एम्पलीट्यूड है? दूसरे का एम्पलीट्यूड है, आई मैक्स का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से सुन, आई मिनिमा का फॉर्मूला बता मुझे। आई मिनिमा का सामने जहां अंधेरा बनेगा, है ना, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो उस समय पर जो फॉर्मूला है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर है। इनको डिवाइड कर दे तो एक फॉर्मूला तुझे ये याद रखना है। याद रहेगा तुझे ये फॉर्मूला? बढ़िया चीज है, समझने की है, इसको याद कर ले। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा, जब दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है तो जो सामने कंबाइन बनेगी या तो वो आई मैक्स बनेगी, है कि नहीं, या फिर वो क्या बन रही होगी किसी और पॉइंट पर? आई मिनिमा बन रही होगी। तो यहां से आया है, समझ गया बात को? बहुत बढ़िया बात है, आगे लेके चलता हूँ, और चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से सुनता जा, फिर थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, एक चीज और बताता हूँ तुझे। देख यहाँ सुन ध्यान से, ये क्या था? ऐसे था, ये स्क्रीन थी, है ना भाई? पहला सोर्स था S1, दूसरा सोर्स क्या था? S2 था। तो मैं ये कह रहा था भाई तेरे से कि जो ये है ना, ये है, इनको क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ स्लिट W1, और इसको क्या बोलते हैं? W2, है ना? एक गलती कर देते हैं बच्चे, पता है क्या गलती कर देते हैं? इनके बीच का जो गैप है ना, ये वाला, इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं क्या कि D, है ना? ये स्मॉल d होता है ना? D में और W1 और W2 में अंतर नहीं समझ पाते बच्चे। भाई मेरी बात सुन, देख W1 तो है विड्थ ऑफ स्लिट, ठीक है? W2 भी क्या है? दूसरी स्लिट का जो विड्थ है वो, और D जो है स्मॉल d, वो भाई दोनों के बीच का सेपरेशन है। ये क्या है? दोनों के बीच का सेपरेशन है। कौन? स्मॉल d, है ना? इतनी बात तुझे क्लियर होगी? अरे होगी। चल तुझे आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से सुन भाई मेरी बात को, ध्यान से सुन। तूने एक फॉर्मूला और बना लिया। पहले की इंटेंसिटी क्या थी? जैसे ये था अपने पास, इसकी इंटेंसिटी I1 थी और इसकी क्या थी भाई? I2 थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी क्या रिलेशन है इसके साथ? विड्थ ऑफ द स्लिट से। तो ये रिलेशन है I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये तो मैं तुझे पहले बता चुका हूँ, ये पहले का एम्पलीट्यूड है, ये दूसरे का एम्पलीट्यूड है कि नहीं? है ना? और मैंने क्या कर दिया भाई कि जो विड्थ होगी, विड्थ, है ना, इनकी जो विड्थ होगी उसके साथ क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू भैया W1 अपॉन W2। आई होप तुझे ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो तुझे इस चैप्टर को जब तू करेगा तो तुझे पता होनी चाहिए, ताकि तू अच्छे से इसकी क्या कर सके? न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर सके। चल तुझे आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। आई होप तुझे ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, है ना? चलो अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ? फ्रिंज विड्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझ ले, समझ में आएगा तेरे, अच्छे से समझ इसको, ध्यान से देख। तो तुझे ये पता है कि ये वाला डायग्राम होता था अपने पास, पता है कि नहीं पता है? भाई यहाँ क्या होते थे? सोर्सेस, पहला सोर्स दूसरा सोर्स, अरे ऐसे ही तो होता था। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये ऐसे होता था, ये पॉइंट O होता था, है कि नहीं? अच्छा, इस पॉइंट पर सामने क्या होता था? अलग अलग वे बनती थी, ये क्या होती थी? ब्राइट, है ना? यहाँ ब्राइट, फिर क्या बनती थी? डार्क, फिर क्या बनती थी? ब्राइट, फिर क्या बनता था? डार्क, ऐसे दूसरी तरफ होता था। यहाँ ये तो आपका ब्राइट था, है ना? फिर क्या आ गया था? यहाँ पे डार्क आ गया था, फिर क्या आ गया था? यहाँ पे ब्राइट आ गया था, है कि नहीं? तो इस तरह से चीजें हुई थी, है कि नहीं? बता तुझे समझ में आ रही है क्या बात, है ना? तो ये चीजें तुझे क्लियर है? इस तरह से हुआ करता था, है कि नहीं? अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई इस डायग्राम को साइड में बनाओ और कुछ चीजें हैं जो पता लगेंगी। देखो ये डायग्राम मैं साइड में बना लेता हूँ, देखो भाई ये डायग्राम मैंने यहाँ साइड में बनाया बच्चे। अब देख मेरी बात सुन, ये सेंटर है, ये वाली चीज है ना, इसको ऐसे रख दिया मैंने उठा के, ऐसे घुमा दिया इसको। जब मैंने इसको ऐसे घुमाया बच्चे, तो बीच में से क्या हुआ? बीच में से देख, यहाँ बीच में तेरा मैक्सिमा बना है, ये है ना, ब्राइट फ्रिंज बनी है, फ्रिंजेस बोलते हैं, फ्रिंजेस 1 फ्रिंजेस 2 इस तरह से इनके नाम होते हैं, फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ये था भाई, फिर इसके बाद ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, ये सब क्या है अभी बताता हूँ। देख ये तेरा सेंटर पे क्या बना है? ब्राइट फ्रिंज। फिर क्या हो गया? ये वाला पार्ट कौन सा हो गया भाई? ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? डार्क फ्रिंज। फिर ये कौन सा हो गया? ब्राइट फ्रिंज। ये कौन सा हो गया? डार्क फ्रिंज। इस तरह से पैटर्न बना हुआ है।
आई होप तुझे ये चीज तो समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से। अब मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं तेरे से बोलूं, ध्यान से सुनना, ये सेंटर है स्क्रीन का ओ। ये क्या है? सेंटर है स्क्रीन का ओ। भाई ध्यान से सुन, यहां से तेरी एक क्या बन रही है यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्क्रीन से? ये ब्राइट बन रहा है क्या? यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। मैंने कहा इसी सेंटर से स्क्रीन के यहां तक पहुंच, यहां तक। ये तेरी दूसरी ब्राइट हो गई है ना, एक ब्राइट तेरी हो गई और उससे अगले वाली ब्राइट हो गई, ऐसे तो है। तो इनके बीच में कौन है? ये कौन है बीच में? ये चीज, ये है भाई डार्क फ्रिंज। ये कौन सी फ्रिंज है? डार्क फ्रिंज। तो ये किसकी विड्थ है? डार्क फ्रिंज की विड्थ है। ये क्या है? डार्क फ्रिंज की विड्थ है, जो कि दो कंजिकेटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का अंतर है। समझ रहा है? तो बीटा इक्वल्स टू, बीटा मतलब फ्रिंज की विड्थ, ये होती है फ्रिंज विड्थ, ये होती है फ्रिंज विड्थ। सारी फ्रिंज विड्थ है ना ये। तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये इसका फॉर्मूला है। काहे का? फ्रिंज विड्थ का। आई होप तुझे समझ में आया होगा। व्हाट इज कैपिटल डी? स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप क्या कहलाता है? कैपिटल डी। दोनों स्लिट्स के बीच का गैप क्या कहलाता है? स्मॉल डी, है कि नहीं? और भाई जो वेवलेंथ तू यहां से भेज रहा है वो क्या कौन सी है? वेवलेंथ लैम्डा है। बीटा यहाँ फ्रिंज विड्थ है। तो जिस तरीके से मैंने दो ब्राइट को यूज करके बीच का डार्क की विड्थ निकाल दी, ऐसे ही मैं अगर दो डार्क फ्रिंजेस लूं तो उनके बीच में क्या आ रहा होगा? ब्राइट। अभी दिखाता हूं, देख आजा, मैं दिखाता हूं तुझे क्या कह रहा हूं मैं। चल मैं दिखाता हूं, देख क्या होगा। देख एक बात बता, यहाँ पे तेरा डार्क बन गया यहाँ तक का, ये डार्क आ रहा है यहाँ पे, ये डार्क है, और अगला डार्क सेंटर से यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर। तो एक बात बता, बीच में कौन आया इन दोनों के? ये कौन है इन दोनों के बीच में? ये वाली चीज कौन है? ये है। ये कौन है? ये तो ब्राइट है। ये कौन है? ब्राइट। तो ये किसकी फ्रिंज विड्थ हो गई? ब्राइट की। यानी कि दो दो डार्क के बीच की जो डिस्टेंस है, दो डार्क कंजिक्यूटिव, एक तो पहली ये मान ले डार्क थी, और अगली डार्क ये थी यहाँ पर, ये तो थी डार्क, देख यहाँ पे एक ये थी, एक ये थी। तो इनके बीच में कौन है? तो इसमें के बीच में है ब्राइट फ्रिंज, है ना? तो ये ब्राइट फ्रिंज है भाई, है ना? बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। यानी कि दोनों केस में सेम फॉर्मूला बनेगा फ्रिंज विड्थ का, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो। बीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास? डी लैम्डा बाई डी। आई होप तुझे इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, तेरे समझ में आ गया होगा। अब तुझे मैं आगे की बात बताऊं, भाई ये चीज ना बहुत अच्छे से कर लेते यार, क्योंकि तेरा जो चैप्टर है ना, ये तेरे तभी समझ में आएगा जब तुझे ये सारी चीजें क्लियर होंगी भाई, है ना? न्यूमेरिकल्स तभी हो पाएंगे। अब एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में। वो सवाल क्या है कि देख मैं बताता हूँ। देख पता है क्या होता है? ये है, ये है, ठीक है भाई। ये आपका क्या है? सोर्स 1 है, और ये क्या है भाई? सोर्स 2 है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुन। यहाँ पर हम कैसी लाइट यूज करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। कैसी लाइट यूज करते हैं भाई? मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक तरह की वेवलेंथ। जैसे यहाँ से रेड लाइट डाली और यहाँ से भी क्या डाली? रेड डाली। मोनोक्रोमेटिक है ना? मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल तरह की वेवलेंथ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो जो सामने बन रहा होगा ना, जो सामने बन रहा होगा वो आपका पैटर्न जो है, इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इंटरफेरेंस में कैसी वेव्स यूज करते हैं? मोनोक्रोमेटिक, है ना? सिंगल वेवलेंथ वाली, इसमें भी सेम तरह की, ठीक है भाई। लेकिन ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है हमारा कि भाई ये पेपर में आ रहा है भाई, कहीं कहीं बार इसको ध्यान रखना है, पेपर में आ रहा है, ध्यान रखना है। क्या सवाल है बता देता हूं। देख यहाँ पर तूने अब की बार मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करी, तो कैसी लाइट यूज करी? व्हाइट लाइट। कौन सी यूज कर ली? यहाँ भी व्हाइट लाइट कर ली और यहाँ भी क्या कर ली? व्हाइट लाइट। थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे। देख जब व्हाइट लाइट करी तो व्हाइट लाइट के अंदर कितने रंग होते हैं? 7। तो यहाँ से भी कितने कलर निकले हैं? 7। और यहाँ से भी कितने निकले हैं? 7। मान ले इसका जो वॉयलेट है और जो इसका वॉयलेट है, दोनों मिक्सअप होंगे, इंटरफेरेंस बनाएंगे, है कि नहीं? इसका जो रेड है, इसका जो रेड है, दोनों मिक्सअप होंगे, इंटरफेरेंस बनाएंगे। क्योंकि हमें पता है ना कि व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। उस चीज को बता रहा हूँ, ठीक है? तो हर एक कंपोनेंट लाइट, व्हाइट लाइट का इसमें से और एक इसमें से, जैसे इसका वॉयलेट, इसका भी वॉयलेट, इसका रेड, इसका भी रेड, इसका इंडिगो, इसका भी इंडिगो, इसका ब्लू, इसका भी ब्लू, इसका ग्रीन, इसका भी ग्रीन, इस तरीके से। तो सामने पैटर्न मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो जो सेंटर पे बन रहा होगा, यहाँ पर सारी वेव्स इसके साथ रंग पहुंचे हैं और इसके भी साथ रंग पहुंचे हैं, तो यहाँ तो बनता है क्या? कंस्ट्रक्टिव। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आपको व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? व्हाइट स्पॉट। लेकिन अब एक बात बताओ, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। यही तो है अपना बीटा का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में बेटे तुझे यहाँ लैम्डा दिखाई दे रहा है, तो फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे, है ना? और जो ये होता है ना विबग्योर 7 रंग जो होते हैं, ये जो 7 रंग होते हैं ना, इसमें जो आपका वॉयलेट होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसकी सबसे कम वेवलेंथ है। जब इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका फ्रिंज विड्थ भी सबसे कम होगा, है क्या नहीं? फ्रिंज विड्थ कम होगा तो वॉयलेट यहाँ से एक चला और वॉयलेट यहाँ से एक चला, तो यहाँ पर आपको कौन से कलर का फ्रिंज मिल रहा है? वॉयलेट की वजह से जो फ्रिंज बना वो मिल रहा है, समझ रहा है? तो वॉयलेट की वजह से एक कलरफुल फ्रिंज आपको दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने क्या करा? आपने क्या करा? दूसरी तरह की लाइट ली, है कि नहीं? दूसरी तरह की जो लाइट निकली इसमें से वो कौन है? इंडिगो। तो अगले वाला जो फ्रिंज विड्थ है भाई, ये पहले क्यों आए वॉयलेट वाले? क्योंकि इनकी फ्रिंज विड्थ छोटी बनी है ना? तो ये जल्दी दिखने लगे, है कि नहीं? दोनों तरफ यहाँ तो ब्राइट स्पॉट बन गया, यहाँ तो सब एक साथ आई थी। लेकिन इसके बाद कौन से वाले की आपको पहले इंटरफेरेंस दिखाई दिया? वॉयलेट कलर का, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम थी। वेवलेंथ कम थी तो छोटे छोटे पैटर्न बन रहे होंगे, तो जल्दी दिखाई दिया। सबसे लास्ट में किसका पैटर्न दिखाई देगा? रेड कलर का, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी,
क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रिंज विड्थ बड़ी बड़ी आएंगी, तो लास्ट में तुम्हें रेड कलर का दिखाई देगा और इसके बाद सब व्हाइट हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। बस इतना दिमाग चलाना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आंसर कैसे लिखना है मैं बता देता हूं, देख आंसर दिखाता हूं तुझे कैसे लिखना है। देख, व्हाट हैपेंस इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस बाय व्हाइट लाइट। अगर आप मोनोक्रोमेटिक यूज ना करके व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो क्या होता है? ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ओवरलैप एट द सेंटर। सेंटर पर तो सारे के सारे, पहले से जो 7 रंग निकले व्हाइट लाइट के और जो दूसरे से 7 रंग निकले, दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए, तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है। एंड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड, है ना? ठीक है, सेंट्रल ब्राइट मिल गई। लेकिन अब क्या है? बीटा बराबर क्या होता है? डी लैम्डा बाई डी। मैंने कहा वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, तो फ्रिंज विड्थ सबसे कम, तो पहले कौन जल्दी मिल जाएगा? वॉयलेट कलर, है ना? तो आपको क्या मिला? वॉयलेट कलर हैज लोएस्ट वेवलेंथ, क्लोज फ्रिंज ऑन आइदर साइड। देखिए स्क्रीन का सेंटर है, यहाँ ब्राइट वाला बना है, तो यहाँ वॉयलेट और यहाँ वॉयलेट, दोनों तरफ वॉयलेट की आपको दिखाई देंगे फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज इज वॉयलेट, वाइल फारदेस्ट फ्रिंज, भाई बीटा का फॉर्मूला क्या? डी लैम्डा बाई डी, है कि नहीं भाई? डी लैम्डा बाई डी। तो मैंने कहा जो यहाँ लैम्डा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रेड की बात कर रहा हूँ, रेड कलर की, तो रेड कलर का फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़े बड़े फ्रिंज बाद में किसके मिल रहे होंगे? रेड के मिल रहे होंगे दोनों तरफ, है कि नहीं? और इसके बाद सब व्हाइट हो गया होगा इधर भी और इधर भी, क्योंकि उसके बाद सब ओवरलैप कर गए होंगे, है ना? बस आपको ऐसे इसका आंसर लिखना है, इंटरफेरेंस पैटर्न इज लॉस्ट ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ फ्रिंजेस। आई होप तुझे समझ में आया होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले, समझ ले इस पूरे डायग्राम को, पूरे जो जो टॉपिक्स के मैंने फॉर्मूले बताए हैं वे याद कर ले, तुझे इनकी हेल्प मिलेगी, तुझे बहुत कुछ जो है आगे इस चैप्टर में इन फॉर्मूले की हेल्प से समझने को मिलेगा। मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में।